नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इंटेंशन एक ही काम कर रहा है। कैसे अराजक माहौल क्रिएट करें, कैसे मोदी की छवि को खराब करें, कैसे विदेशी एजेंटों का इस्तेमाल करके देश के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए अब हथियार बंद विद्रोह करवाएं। जिन जगहों पर ऐसे तत्व हैं उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में अस्थिरता के लिए केवल हिंसात्मक प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये लोग वहां पर प्रोपेगेंडा के साथ सीधे गोलीबारी पर उतर जाते हैं। और इसीलिए मणिपुर में जो एथनिक वार चल रहा है उसमें भी बड़े बड़े नेताओं का नाम आया। उसमें भी ये कांग्रेस, सोरोस, म्यांमार कनेक्शन और फिर उसके साथ ड्रग पेडलर, ड्रग नेक्सस, ड्रग कार्टेल का भूमिका के बारे में जानकारी मिली। तभी धीरे धीरे अमित शाह ने फेंसिंग के साथ साथ वहां पर स्थितियों को कंट्रोल में लिया। तो इतना तेजी से बढ़ा है। लेकिन ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, अलग अलग इलाकों की बात है, जिसमें सबसे ताजा उदाहरण अभी लेह लद्दाख का है, बॉर्डर स्टेट। और वहां पर जो गिरफ्तार किया गया सोनम वांगचुक को, और जिसे पहले पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, मतलब ये प्रिवेंटिव कानून है लेकिन फिर भी वो स्टेट लेवल का था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि देखो सोनम वांगचुक जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिया है, जो प्रोवोक करने की कोशिश किया है, लोगों के दिमाग को बदला है और फिर अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा करके हिंसात्मक आंदोलन के लिए उकसाया है, जिसका कनेक्शन पिछले कुछ समय से अलग अलग क्षेत्रों में दिख रहा है। कुछ नेताओं के साथ मीटिंग, बैठक, जो सपोर्ट में इनके आए हैं उन लोगों के साथ मीटिंग, श्रीनगर जाना आना, वहां पर कई मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक, और इसके बीच अचानक से हिंसा। इसके लिए यह माना गया कि अगर सोनम वांगचुक लद्दाख में रहेगा, लेह में रहेगा, तो ऐसी स्थितियों में आगे भी वो ऐसे ही हिंसा फैला सकता है। इसलिए पीएसए लगाया गया था। लेकिन जैसे ही पीएसए के साथ उसे गिरफ्तार किया गया, लद्दाख से बाहर ले जाया गया, जोधपुर के सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया और फिर टॉर्चर शुरू हुआ। उससे पूछताछ शुरू हो गई और पूछताछ होते ही एक एक परतें खुलने लगी और इधर दिल्ली में अलग से प्रोपेगेंडा चलने लगा कि देखो सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट को अब गद्दार बताया जा रहा है। लेकिन सबूत जब सामने आए तो उसके खिलाफ केवल पीएसए नहीं बल्कि एनएसए लगाना था और एनएसए के तहत उसे बुक कर दिया गया। मतलब अब वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये नेशनल थ्रेट का मामला है, देश के खिलाफ गद्दारी का मामला है और देश के सुरक्षा को खतरे में डालने का मामला है, जिसमें अब इसके सारे प्रोपेगेंडा तंत्र के साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाला वो पूरा कांग्रेस प्रायोजित वकीलों की फौज ये काम नहीं आने वाली है। इसीलिए एनएसए लगाया गया है कि अब इसके साथ और कई नाम आने वाले हैं। अभी तक 44 अरेस्ट हो चुके हैं, जिस पर कार्रवाई हो रही है, उससे पूछताछ की जा रही है, फंडिंग के बारे में बात की जा रही है। निकलवाया जा रहा है कि अचानक से कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए, किन किन क्षेत्रों से आया था, इसकी भी पहचान की जा रही है, क्योंकि सारे लेह डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे, लद्दाख से भी आए थे और यहां कश्मीर के कुछ क्षेत्रों से भी आया था। और ये बाहरी बनाम लद्दाखी की बात जो चल रही थी, एकजुटता हुई। जहां बौद्ध और मुसलमानों के बीच संघर्ष पिछले 55 सालों से चल रहा था, उसमें भी एकजुटता हुई। और इसलिए ये जो परत दर परत खुला, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो लगाना ही था। और इसके बाद ये प्रोपेगेंडा सामने आया और उनकी वाइफ को सामने लाया गया, इंटरव्यू पर इंटरव्यू, अलग अलग मीडिया संस्थानों में इंटरव्यू देके उनकी देशभक्ति साबित करने का एक नया तरीका अपनाया गया, विक्टिम कार्ड। अब उनकी वाइफ को सामने लाओ और बताओ, नहीं नहीं वो तो महान राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने तो गालवान में संघर्ष के समय में चीन के बायकॉट की बात की थी, चीन का पूरे लद्दाख के क्षेत्रों में बायकॉट हुआ था,
चीनी प्रोडक्ट बाइकआउट किए जा रहे थे, एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा था। वो तो देशभक्त हैं, लेकिन उनके साथ कई ऐसी बातें कि हम लोग कैसे काम करते हैं, एक्टिविस्ट हैं लद्दाख के, वहां के बच्चों 400 बच्चे हमारे जो बिना फीस के पढ़ते हैं, उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाता, हमें जो विदेशों से पैसा मिलता है उसी से हम काम चलाते हैं, क्योंकि उसके FCRA लाइसेंस, एनजीओ की विदेशी फंडिंग, ये सारे के जांच जो हो रही है तो प्रोपेगेंडा पैदा करना ही है। केजरीवाल का गैंग एक्टिव हो गया, मीडिया का संपर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की बात करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने अपना एक्टिवेट किया तंत्र को, और 2 दिन पहले ही गिरफ्तारी के 1 दिन के अंदर ही उसे छुड़ाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में भी एक्टिविटी चली थी। हालांकि फ्राइडे को गिरफ्तार किया गया, लगने लगा कि नहीं, अचानक से अगर कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी टाइप के ये सब अगर सुप्रीम कोर्ट में उसके समर्थन में जाते हैं तो सीधे कांग्रेस फंस जाएगी, इसलिए परेशानी बढ़ी। इन लोगों ने बाहर से एक रास्ता निकाला कि कैसे भी दबाव बनाया जा सके, लेकिन दबाव काम नहीं आया। अगले दिन फिर से NSA लगाया गया और अब तो अंदर ही सड़ोगे। और जिस तरीके से पूछताछ हुई, टॉर्चर से वो टूटना शुरू हुआ। और उसके बाद एक और खुलासा हुआ, पाकिस्तान से लिंक केवल पाकिस्तान जाने को लेकर नहीं था, ये पाकिस्तान की मीटिंग में गया और वहां पर वृद्ध पाकिस्तान में कैसे सांस लेगी, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट बना हुआ था और वहां पर वृद्ध पाकिस्तान के सम्मेलन में गया था, जहां पर इसने कई और लोगों से मुलाकात की थी। और वही नहीं, ये बांग्लादेश भी गया था। बांग्लादेश में क्या चेंज करने के लिए गया था पता नहीं, लेकिन फिर भी वहां भी मुलाकातों का दौर शुरू हुआ था। लेकिन केवल जाने के नाम पर ये NSA नहीं लगाया गया, बल्कि NSA लगाया गया है इस बात के लिए कि लद्दाख के DGP ने एक पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के बारे में बताया कि एक पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव पकड़ा गया, और पकड़े जाने के बाद उसके बारे में खोजबीन की गई। जब पता चला कि ये जब लेह लद्दाख में घूम रहा था, यहां पर ये गिरफ्तार हुआ है, पाकिस्तान इंटेल ऑपरेटिव है, और उसको कहां से मदद मिल रही थी, ये सोनम वांगचुक के साथ क्या कर रहा था, उससे कैसे मुलाकात हो रही थी, मेलजोल हो रही थी, तो कहीं ये पाकिस्तानी एजेंटों का अड्डा तो नहीं बन रहा था, जो ये सैकड़ों एकड़ में जमीनों पर ये अपना NGO, अपना इनोवेटिव आइडिया को इंप्लीमेंट करने वाले NGO चला रहा था, ये क्लासेस ले रहा था। UGC में पिछले दिन ये गया था, अप्लाई किया कि हमें भी UGC से ग्रांट मिलना चाहिए, हमें भी लाइसेंस मिलने चाहिए, लेकिन रिजेक्ट हो गया था और 15 लाख फीस भी जमा कर दी थी, लेकिन रिजेक्शन के बाद फिर सीधे लद्दाख लौट गया था। तो क्या उन जगहों पर ये पाकिस्तानी एजेंटों के लिए अड्डा बनाए हुए था? ये लिंक सीधे दिखाई पड़ा कि एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का ऑपरेटिव जो पकड़ा जाता है भारत में, और वो सोनम वांगचुक के साथ दिखाई पड़ता है, उसके पिछले कई रिकॉर्ड सामने आते हैं मुलाकातों का। तो क्या फिर से करगिल वार जैसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि करगिल वैसा जिला है जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, 46 से 48% मुसलमान हैं, और लेह के क्षेत्र में बौद्ध मेजोरिटी है। और अभी सबके सुर बदले हुए हैं, अचानक से सोनम वांगचुक के समर्थन में भी ये लोग आ रहा है और करगिल के मुस्लिम भी समर्थन में आ रहा है, जो दोनों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ टकराव की स्थिति रहती थी। आज करगिल का सांसद मोहम्मद हनीफा ये भी सीधे समर्थन में आ गया कि नहीं, ये तो सोनम वांगचुक के साथ उसके गिरफ्तारी करके उसके ऊपर NSA लगा के गलत किया गया है। ये वही हनीफा है जो पिछले बार जब सांसद बना था तो उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बौद्ध हिंदुओं को लड़ा के खुद सांसद बन गया। 1.5 लाख भी वहां पर वोटर नहीं है संसदीय क्षेत्र में, लेकिन करगिल को लेकर लेह में एक विरोध की भावना रहती थी। और इसीलिए लेह एंड लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन पहले हमेशा करगिल के उन क्षेत्रों में मुस्लिम डोमिनेंस को लेकर, डेमोग्राफी चेंज को लेकर उनसे संघर्ष करते रहते थे, और लंबे समय तक यूनियन टेरिटरी के लिए संघर्ष इन्हीं लोगों ने किया जिसको RSS का समर्थन मिला था, जिनको इस बात के लिए समर्थन मिला कि नहीं,
ये मुस्लिम बाहुल कश्मीर से उन्हें अलग किया जाए। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये लेह एंड लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन वो भी इंटरव्यू देने के लिए आया और उसने भी सोनम वांगचुक की बात की, हनीफा की बात की, करगिल और लेह के बीच समन्वय की बात की, बेरोजगारी की बात की कि नहीं उसमें उसकी भूमिका नहीं है। ये पूरे लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें ये उनका सिर्फ उसी की भूमिका नहीं बल्कि कश्मीर की भूमिका भी थी, क्योंकि ये लेह एंड लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से कहा जाने लगा है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, उससे पहले हम लोग उसको हटाए जाने की मांग कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे क्योंकि उससे हमारी समस्या बढ़ी रहती थी, हमारा यूनियन टेरिटरी बनने का रास्ता रोका हुआ था उसने। लेकिन जब खत्म हुआ तो अभी एहसास हो रहा है आर्टिकल 370 हमारा प्रोटेक्टर था, बाहरी लोग यहां पर आ नहीं सकते थे, जिसके कारण हम लोग प्रोटेक्ट होते रहते थे। आज स्थितियां बदल गई है, मतलब वो आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने के पक्ष में आ गया। जो पिछले 60 सालों से लड़ता रहा आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, वो आज एक साथ कैसे आ गया? क्योंकि उसे सहयोग मिल रहा है कश्मीर से, उसे सहयोग मिल रहा है आर्टिकल 370 के हटाए जाने के खिलाफ विरोध करने वाले ये अब्दुल्ला परिवार से, ये महबूबा परिवार से, कश्मीर के नेताओं से। ये सब अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, जिसे अचानक से जो हिंसा हुई है और ये संजोग कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को जिस तरीके से पर्दाफाश होता है उसमें कोई न कोई तत्कालीन भूमिका होती है। अगर यह हिंसा नहीं हुई होती, अगर यह गिरफ्तार नहीं हुआ होता तो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश भी नहीं होता, सरकार इतनी एक्टिव नहीं होती, क्योंकि इन लोगों ने तो दूसरा ही रास्ता अपनाया था। लेकिन खैर, सोनम वांगचुक अब कुछ बता रहा है, उसके खिलाफ ये जो आरोप लगे थे उसकी सच्चाई सामने आ रही है, उसके खिलाफ सारे सबूत सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश यात्रा नहीं बल्कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव के साथ उसके संबंध, अब्दुल्ला परिवार और श्रीनगर में होने वाली उन मीटिंगों का दौर, जहां पर पूरे कश्मीर और लद्दाख लेह सब क्षेत्रों को किस तरीके से एक बार जलाने की प्लानिंग चल रही थी, वो फेल हो गई। क्योंकि इन लोगों के इंटेंशन में गद्दारी है, तो देशद्रोही तंत्र जो चल रहा था उसके खिलाफ विस्फोट तो होना था। और अब आगे भी कई ऐसे नाम सामने आने वाले हैं जिसकी गिरफ्तारी होगी। ये 44 तक ही रुकेगा नहीं, अभी तो कितने ऐसे नाम हैं जो सामने आएगा कि क्या फिर से ये कारगिल में बड़ी साजिश, ये पाकिस्तानी अटैक को इनवाइट करने की साजिश कर रहा था। क्षेत्रों में उन पॉइंट्स पे आर्मी की एक्टिविटियों की जानकारी दे रहा था कि भारत के क्षेत्र में आर्मी पॉइंट्स कहां कहां है, कब कब ये पेट्रोलिंग करते हैं, कहां कहां लूप होल्स हो सकता है। इसलिए ये बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें अभी कई और बड़े नाम सामने आने बाकी हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।